नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नुक्कड़ पे। हम लगाने आए हैं नुक्कड़ पे जमघट कहानियों का। जैसा मालूम है आपको, हर बार हम एक नई तरह के कहानीकार को आपसे मुखातिब कराते हैं, एक नए तरीके के कहानीकार की कहानियाँ आपके लिए लेके आते हैं। इस बार हम उसी श्रृंखला में लेकर आए हैं आपके लिए कहानी श्री गुरुदेव सिंह बेदी जी की। एक ऐसा कहानीकार जिसने अपनी ज़िंदगी के 41 साल एक ऐसे महकमे को दिए जिसको बहुत कड़क माना जाता है, लेकिन जब इनकी कहानियाँ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो बहुत ही मार्मिक होती हैं, दिल को छू जाती हैं। जी हाँ, इन्होंने पुलिस की नौकरी की 40 साल तक, वहाँ से इंस्पेक्टर पद पर रिटायर हुए और उस वक्त भी कहानियाँ लिखते थे, आज भी कहानियाँ लिखते हैं और उनको आज की कहानियों को आज के दिन के, आज के समाज से, आज की बातों से जोड़कर लिखते हैं। जी हाँ, उनकी ताज़ा तरीन कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि कोरोना काल से भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए सुनते हैं श्री गुरुदेव सिंह बेदी जी की कहानी जो उन्होंने लिखी है आज के हालात पर। कहानी का नाम है शिकारी पंजे। डोरबेल बजते ही सुबीना दौड़कर दरवाजा खोलने के लिए गई। दरवाजा खोलते ही देखा सुदेश जी थे। वहीं से चिल्ला पड़ी, मम्मी, सुदेश अंकल हैं। अंकल को अंदर बुलाकर बिठा। किचन से मम्मी की आवाज आई। सुबीना सुदेश अंकल को अंदर बुला लाई। अंकल आप बैठे, मम्मी अभी आती, कहकर सुबीना दूसरे कमरे में चली गई। सुदेश सोफे पर बैठ गया और बैठक का मुआयना करने लगा। सामने की दीवार पर एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ था। दाहिने हाथ में बेडरूम, बाएं तरफ भी कमरा था जो शायद बच्चों का था। बाईं तरफ की दीवार पर गोल्डन फ्रेम में गोल्डन टेम्पल अमृतसर का चित्र लगा था। दीवारें अच्छी और साफ दिखाई दे रही थी। तभी मिसेस सरोज चाय का कप ले आई। आज कैसे रास्ता भूल गए सुदेश जी? चाय का कप सुदेश जी को पकड़ाते हुए बोली। कोरोना के कारण घर में बैठे थे, करीब 4-5 महीने हो गए आपसे मिले हुए, सो आज बाहर निकला हूं आप लोगों से मिलने के लिए। यह तो आपने बहुत अच्छा किया। कहते कहते मिसेस सरोज भी सोफे पर बैठ गई। मैंने तो सुषमा जी और कविता को भी कहा था आने के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। मिसेस सरोज की तरफ देखते हुए सुदेश ने बताया। तुमने मुझे पहले बता देना था, मैं उनके लिए भी चाय बना देती। कहते हुए रुकी और फिर बोली, चलो कोई बात नहीं, उनके आने पर उनके लिए चाय बना दूं। उनके बोलने के साथ ही अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। देखती हूँ कौन आया है, कहकर सरोज दरवाजे की तरफ गई और दरवाजे खोलने पर देखा सुषमा और कविता दोनों ही थी। उनको देखते ही बोली सरोज, अंदर आ जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। क्या सुदेश जी आ गए? अंदर आती कविता ने पूछा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, सुदेश जी की आवाज आई। सुषमा और कविता दोनों सोफे की तरफ चली गईं और सरोज उनके लिए चाय बनाने किचन में पहुंच गई। उन्होंने अपना मास्क उतार दिया और स्थान ग्रहण किया। कुछ ही देर में सरोज उनके लिए भी चाय ले आई और चाय के साथ बातों का दौर शुरू हो गया। सुबीना बेटा, हम यहाँ बैठे हैं, अपना लंच कर लेना, सोफे पर बैठते हुए सरोज ने बेटी से कहा। जी हाँ, थोड़ी देर बाद मैं कर लूंगी, आप आ जाइए। चारों आपस में बातें करने लगे। क्या कहूँ सरोज मैडम, कोरोना के कारण हालात बहुत ही खराब हो गए। सुषमा ने सरोज की तरफ देखते हुए कहा। कहती तो तुम ठीक हो, पर क्या कर सकते हैं? सरोज ने उल्टा ही प्रश्न कर दिया। क्यों नहीं मैडम, आप तो विकासपुरी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर हैं और आपके स्कूल की मालिक के साथ आपकी अच्छी बातचीत भी है। सुषमा ने कहना ही शुरू किया था कि सरोज बीच में बोल पड़ी। मैडम सुषमा जी, आपको शायद मालूम नहीं, मुझे भी आधा ही वेतन मिलता है। सरोज ने कहा, मुझ में और आप में बस इतना अंतर है कि मुझे वेतन आते ही वापस नहीं करना पड़ता। मैं कुछ दिन बाद वापस करती हूँ, लेकिन वेतन तो आधा ही मिलता है। परंतु हमें तो उसी दिन पैसे वापस करने होते हैं जिस दिन
बैंक में वेतन आता है। सरोज ने, मैडम मैं जनकपुरी स्कूल में पिछले 7 साल से टीचर हूँ। कोरोना के शुरू में तो हमें आधी सैलरी मिलती थी, मगर अब 1/4 मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे बैंक का एटीएम कार्ड स्कूल के मालिक ने ऑफिस में जमा करा लिए हैं। वेतन बैंक में तो पूरा ही आता है, लेकिन अगले दिन स्कूल के ऑफिस से मैनेजमेंट का कारिंदा आकर हमारे बैंक खाते से 3/4 रकम निकाल कर ले जाता है, तभी एटीएम कार्ड आपको मिलता है। कविता ने अपना दुखड़ा सुनाया। कविता जी, आप सच कह रही हैं, मगर क्या करें, कोई भी कुछ नहीं कहता। जो कहता है उसको अपनी नौकरी छिड़ जाने का डर है, इसलिए सभी चुप है। सुषमा ने बहुत ही गमगीन स्वर में कहा। सुदेश जी, आप क्यों चुप हो, कुछ कहते क्यों नहीं? सरोज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या कहूं, आप ही बताएं। मैं खुद भी बहुत परेशान हूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। उसका स्वर भी दुखी था। इस कोरोना काल में तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, लेकिन मैं तो अगले साल की चिंता कर रहा हूं और उससे ज्यादा परेशान हूं, सुदेश ने कहा। तीनों हैरान थी। अगले साल में ऐसा क्या जो सुदेश अभी से परेशान है? सुदेश जी, कृपया हमें भी बताएं, ताकि हम भी कुछ समाधान की तलाश कर सकें। अगले साल क्या होने वाला है? कविता ने पूछा। सुषमा सरोज एक साथ बोल पड़ी। अपनी समस्या से हमें भी अवगत कराएं। सरोज जी, सुदेश ने बहुत ही भारी स्वर में कहना शुरू किया, ये मेरी नहीं, हम सब की समस्या है। इस साल की इनकम टैक्स रिटर्न हमें भरनी है। मार्च महीने तक तो हमें वेतन पूरा ही मिलता था, इसलिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। लेकिन अगले साल के लिए जो बचत करनी पड़ेगी, वो सब कहाँ से मिलेगी? तुम भी न जाने कहाँ की सोचते हो। अगले साल क्या होगा? जब होगा देख लेंगे, कविता बोली। सुदेश जी, इतने परेशान ना हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सरोज ने कहा। तुम लोगों ने जोर दिया था, तभी तो मैंने तुम्हें बता दी थी अपनी परेशानी। तुम नहीं समझना चाहती? ठीक है। सुदेश चुप हो गया। चारों कुछ पल के लिए चुप रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद सुषमा ने सुदेश जी से कहा, सरोज जी से कहा, हमें बात सुननी तो चाहिए। हमको भी जानना चाहिए कि अगले साल हमारे वास्ते क्या समस्या होने वाली है। बात ठीक है। सरोज ने सुषमा की हाँ में हाँ मिला दी। फिर सुदेश की तरफ देखते हुए बोली, नाराज ना हो आप, हमें भी बताएं, समझाएं कि किस प्रकार की परेशानी होने वाली है आने वाले साल में। तो सुन लो, सुदेश ने कहा। फिर सरोज की तरफ देखते हुए बोले, आपको एक महीने में कितनी सैलरी मिलती है? सुदेश जी, मान लेते हैं लगभग 1 लाख महीना, सरोज ने कहा। ठीक है, 1 लाख की बात सिर्फ समझने के लिए, लेकिन एक बात यहाँ पर आप सबके समझने के लिए भी है कि अगर आप हमारी कहानियाँ लाइक करते हैं तो उनको शेयर करना ना भूलें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे एक बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके पास एक छोटी सी घंटी होगी, उसको दबाकर हमारी कहानियों से जुड़े रह सकते हैं। हर बार कहानी आपके पास एकदम पहुंचेगी। तो आपसे यही एक अपेक्षा रखते हैं कि अगर आपको हमारा चैनल और इसके कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं सुदेश और सुषमा की कहानी में। तो 1 लाख के हिसाब से, इस हिसाब से आपको हर महीने 50,000 का वेतन मिलता है, और ये मिलता रहा तो आपको ये नहीं मालूम कि हालात कब तक ठीक होंगे, सुदेश ने कहा और अपनी बात पूरी की। फिर बोला, और ये भी नहीं मालूम कि पूरी सैलरी कब मिलेगी। अगले साल मार्च तक तो किसी को भी उम्मीद नहीं है, कविता बीच में बोल उठी। बिल्कुल ठीक कहा, सरोज ने उसकी बात का समर्थन किया। आपके बैंक में हर महीने 1 लाख की सैलरी आती है, और यह अलग बात है कि स्कूल मालिक 50,000 आपसे वापस ले लेते हैं, सुदेश ने उनको समझाते हुए कहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे 50,000 रुपये वापस करने पड़ते हैं, सरोज ने कहा। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको बैंक में साल में 12 लाख की सैलरी आती है, और जबकि आपके हाथ में तो साल भर में सिर्फ 6 लाख ही हुए। इतना तो क्लियर है, सुदेश ने प्रश्न किया तो सरोज ने हामी भर दी। यानी कि आपको टैक्स तो उसी सैलरी पर देना होगा जो आपके बैंक खाते में जमा हुई, यानी 1 लाख प्रति माह के हिसाब से 12 लाख आपकी सैलरी। और एक बात और है
कि स्कूल का स्टाफ आपकी सैलरी, पूरी सैलरी के ऊपर हर महीने एडवांस में टैक्स की कटौती भी करता है, सुदेश ने समझाते हुए कहा। इसका कहने का अर्थ है कि मुझे पूरी सैलरी पर टैक्स देना ही होगा। स्कूल मालिक चाहे आधी सैलरी मुझसे वापस ले लेता तब भी। सुदेश की बात को समझते हुए सरोज बीच में बोली, बिल्कुल ठीक समझी आप, सुदेश ने कहा। अब आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब तक तो जितना एडवांस टैक्स साल भर में कटता है, हम कुछ बचत कर लेते हैं और रिफंड हासिल कर लेते हैं। यानी कि रिफंड के रूप में हमें कुछ रुपए वापस मिल जाते हैं, परंतु अगले साल जब आपको सैलरी तो मिलेगी आधी यानी 6 लाख, और टैक्स देना होगा पूरी सैलरी पर यानी 12 लाख पर, और बचत के नाम पर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तब हो सकता है रिफंड के नाम पर हमें टैक्स पैसा मिलने की बजाय हमें टैक्स के लिए कुछ और रकम जमा करवानी पड़ जाए। सुदेश के चुप होते ही सरोज ने अपना माथा पकड़ लिया। यह हमारे साथ धोखा ही नहीं, बेईमानी से की हुई लूट होगी, कविता ने कहा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हमारे खून पसीने की इनकम जिस पर हमने टैक्स भी दिया है, हमारे स्कूल की मैनेजमेंट के पास काली कमाई के रूप में चली जाएगी। यह काला धन ही तो होगा जो मैनेजमेंट के पास उन्होंने कोरोना काल में हमारी नौकरी छिन जाने का डर दिखाकर वापस लिया था। मैंने तो केवल स्कूल के टीचर से जबरदस्ती किए जा रहे उस धन की बात करी है। दूसरे सेक्टर्स में क्या स्थिति है इसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि कहीं से भी कोई डाटा नहीं मिला। मेरे जैसे लाखों मुलाजिम होंगे जिनसे नौकरी छिन जाने का भय दिखाते हुए उनकी सैलरी में कटौती की गई और कटौती दिखा नहीं रहे, ताकि बाद में ये कह सकें हमने कोरोना की महामारी के बावजूद भी अपने सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया। हमारे लिए तो जो सफेद धन है या जिस पर हमने एडवांस टैक्स दिया था, स्कूल मैनेजमेंट के पास वापस जाकर काले धन में परिवर्तित हो जाता, और जिस काले धन पर इतना हंगामा हो रहा था, उसी काले धन को स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी और दूसरे पूंजीपति कोरोना महामारी में नौकरी चले जाने का भय दिखाकर खुले आम इकट्ठा कर रहे हैं, और वो भी सरकार की नजरों से, सरकार की नाक के नीचे। सुदेश ने मैडम सरोज की तरफ देखकर कहा। वो भी हैरान परेशान थी। सरोज मैडम, अभी मैंने स्कूल की बात की है। आमतौर पर हर जगह, सभी जगह ऐसी ही स्थिति है, और यही लोग हम जैसे कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन को अपनी इकाई का खर्चा दिखाकर अपने मुनाफे को कम कर टैक्स की चोरी करेंगे। उसके चुप होते ही सुषमा ने पूछा, सुदेश जी, इसका कोई समाधान तो होना चाहिए। समस्या है तो समाधान भी है, मगर हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सुदेश ने कहा। हमें ही आवाज उठानी होगी, लेकिन तब हमारी नौकरी को खतरा हो जाएगा। कविता जी, यह तो शिकारी और शिकार के बीच में रस्साकसी का खेल है। स्कूल मैनेजमेंट शिकारी की तरह है और उसके नौकर ही उसके शिकार हैं। रस्साकसी के इस खेल में हम कहाँ हैं ये आप ही तय कर लें, कहकर सुदेश शांत होकर बैठ गया और अपनी दौड़ती हुई सांसों को आराम देने के लिए सभी वहां पर ऐसे ही चुप बैठे रहे। कोरोना के चलते हम जैसे इसलिए चुप हैं कि इतना भी ना मिला तो भूखे मरेंगे। कमरे की खामोशी को भंग करते हुए गहरी सांस ली सुदेश ने। इसके बाद वे कहने लगा, जिन शिकारियों को पकड़ना है वो इनसे भी बड़े बड़े शिकारियों को पालने में लगे हैं। उन्होंने इन शिकारियों को इसीलिए खुला छोड़ दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर शिकारी पंजे उनका भी शिकार कर सके। सुदेश को चुप होते खामोशी ठहर गई उस कमरे में। धड़कनों की नान तरंगित होकर भी कुछ ना कह सकी और कुछ ना कर सकी। तो दोस्तों, ये थी गुरुदेव सिंह बेदी जी की कहानी शिकारी पंजे। आपको ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आपके मित्र मंडली में कोई लेखक हैं जो कहानियाँ लिखते हैं और चाहते हैं आप
उनके बारे में कि उनकी कहानियों को लोग पढ़ें, तो हमसे ज़रूर कनेक्ट कराइए। आप भी उनकी कहानी हमें भेज सकते हैं, आप उनको भी हमारा पता दे सकते हैं। अजय नुक्कड़ का आपसे वादा है, जो अजय नुक्कड़ का ध्येय है कि हर कहानीकार को, हर कला को आगे लाना, ताकि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक और कहानी के साथ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।